सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख रहे हैं। साथियों, आज से अपन लोग शुरू कर रहे हैं एक भारतीय संविधान की विशेष श्रृंखला, जिसके अंदर बिल्कुल 20, 25, 30 मिनट के आपको वीडियो मिलेंगे और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के और अपन अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए करते हैं अपन अपनी क्लास को शुरू। देखिएगा, यानी सबसे पहली बात आती है कि किसी भी देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कानूनों की। और उन कानूनों का जहां संग्रह होता है, उन कानूनों का जहां पे अपन कहें कि कानूनों का पिटारा कह सकते हैं, जहां कानून है उसे अपने भारत के अंदर क्या नाम दिया गया है? तो साथियों गौर करना, उसे अपने भारत में नाम दिया गया है भारत का संविधान। चलो ठीक बात है। अब ये संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान कानूनों का पिटारा है, संविधान कानूनों की पोथी है, संविधान एक नियमों का पूरा संग्रह है। तो भाई साहब, ये संविधान बना कब, संविधान लागू कब हुआ? तो आप कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। चलो, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। लेकिन यह संविधान बना कैसे? इस संविधान को बनाने का काम किसने किया? संविधान बनाने का काम किसी न किसी एक संस्था ने किया होगा ना। और उस संस्था का साथियों नाम आता है संविधान सभा। उस संस्था का नाम क्या आता है? उस संस्था का नाम आता है संविधान सभा। यानी सीधा सीधा प्रश्न बना ले कि भारतीय संविधान को बनाने का काम किसने किया? तो आप कहेंगे संविधान सभा ने। यानी एक सदस्यों की समिति थी, उस समिति ने भारतीय संविधान को बनाने का काम किया। आखिर ये समिति बनी कैसे? इस समिति के पीछे की क्या कहानी रही? तो सुनते जाइएगा और एक एक बात को अच्छे ढंग से समझते जाइएगा। यानी सबसे पहले पर बात करते हैं 1895 ईस्वी की बातें हैं साथियों। 1895 ईस्वी में अपने श्री बाल गंगाधर तिलक ने, यानी किसकी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की। 1895 ईस्वी के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ये मांग उठाई कि भारतीय लोगों का एक संविधान होना चाहिए और संविधान के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो भारत के अंदर संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो थी, अब वो अपने किसने उठाई? तो अपन कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा कि अपन अपना देश है, स्वराज्य है, स्वराज्य की कल्पना थी इनकी। इन्होंने कहा कि जब अपना देश है तो अपना कानून होना चाहिए और अपना कानून बनाने के लिए एक सभा का गठन किया जाना चाहिए और सभा का नाम क्या होगा? संविधान सभा होगा। चलो ठीक है, ये बातें कब की थी? तो आप कहेंगे 1895 की। इसके बाद में आगे चल के आपको याद रखना है 1922 की बात है। 1922 ईस्वी के अंदर आप जानते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यानी 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने क्या किया? 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय लोगों का संविधान जो है, भारतीय लोगों का संविधान जो है वो बनाने का पूरा पूरा जो हक है वो किसे है? वो केवल और केवल भारतीय लोगों को है। भारतीय संविधान बनाने का हक किसे है? केवल और केवल भारतीय लोगों को है। इसका मतलब संविधान सभा के बारे में दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, दूसरे जो व्यक्ति जिन्होंने कहा वो कौन थे? वो महात्मा गांधी थे। कौन थे भाई साहब? महात्मा गांधी थे। चलो फिर मामला चलता रहा, धीरे धीरे भारत था वो आगे बढ़ता रहा और ऐसे ही करके आपको मैं एक बात बताऊं, यहां 1928 की बातें थी। कब की बातें थी? 1928 की। 1928 के अंदर आपको पता होगा एक समिति बनती है और इस समिति का साथियों नाम क्या आता है? नेहरू समिति। कौन सी समिति? नेहरू समिति। अब नेहरू समिति 1928 में बनती। नेहरू समिति में कई बार सामान्य प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि नेहरू समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहां मोतीलाल नेहरू थे भाई साहब। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे और कुल मिला के अध्यक्ष सहित 11 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, दोनों ही नेहरू थे। कौन कौन से नेहरू? यानी मोतीलाल नेहरू भी और जवाहरलाल नेहरू भी। नेहरू समिति ने संविधान का प्रारूप पेश किया। यानी नेहरू जो समिति थी, उस नेहरू समिति ने प्रथम बार यहां क्या पेश किया? तो अपन याद रखेंगे, प्रथम बार यहां पर संविधान का प्रारूप पेश किया कि अपना जो संविधान है वो इस प्रकार का होना चाहिए। कब पेश किया? 1928 में। और आपको याद होगा जब अपन उद्देशिका पढ़ेंगे
जब अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तब उस प्रस्तावना में अपन कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करेंगे कि नेहरू समिति जो थी उस समिति ने सबसे पहले उद्देशिका के बारे में चर्चा की और वही उद्देशिका आगे चल करके भारतीय संविधान की क्या बनी, प्रस्तावना बनी। तो संविधान का प्रारूप पेश किया किसने, तो आप कहेंगे नेहरू समिति ने। नेहरू समिति में लोग कितने थे, एक अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, एक सचिव थे और बाकी पूरे के पूरे अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य थे। ये 1928 की बातें होगी। अब चूंकि नेहरू वगैरह किससे जुड़े हुए थे, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो साथियों गौर करेंगे यहाँ पे आप, यानी कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पहली बार कब इसकी मांग उठाई, यानी 1935 ईस्वी में। मैं यूं कह सकता हूं कि कांग्रेस जो पार्टी थी उस कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की। कौन सी सभा की, संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग थी, अब वो कांग्रेस पार्टी ने कब की, 1935 में। चलो कर ली 1935 में मांग, लेकिन इनकी इस मांग पर जो सहमति है वो सहमति कब बनती है साथियों, तो याद रखेंगे इनकी इस मांग पर सहमति बनती है 1936 के फैजपुर अधिवेशन। यानी याद रखना है, यानी इनकी इस मांग पर सहमति कब बनती है, 1936 में बनती है। कौन से अधिवेशन में, तो आप कहेंगे फैजपुर अधिवेशन में सहमति बन जाती है। सहमति बोले तो ब्रिटिश भारत की नहीं, सहमति बोले तो अंग्रेज सरकार की नहीं, कांग्रेस की सहमति बन जाती है कि बिल्कुल हमारे देश का क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। हमारे देश का क्या होना चाहिए, कि संविधान होना चाहिए और उस संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। चलो उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। तो 1938 के अंदर एक बात याद रखेंगे, यानी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू नहीं भाई साहब, यहाँ याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने एक मांग की। क्या मांग थी, जवाहरलाल नेहरू ने एक मांग की और मांग ये की कि जो संविधान सभा बनेगी, क्या बनेगी, जो संविधान सभा बनेगी उस संविधान सभा के लिए चुनाव किस आधार पे होने चाहिए, वयस्क मताधिकार पे होने चाहिए। यानी संविधान सभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाने की जो मांग थी वो किसने रखी, तो आपका उत्तर आएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी बातें बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक ढंग से याद होनी चाहिए। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक 1895 में, 1922 में क्या हुआ, 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की। उसके बाद 1928 में क्या हुआ, नेहरू समिति बनी और उसने संविधान का प्रारूप पेश कर दिया। फिर 1935 के अंदर कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की और उसके बाद 1936 में फैजपुर अधिवेशन में इसको सहमति दी जाती है और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि अपने संविधान सभा का गठन होना चाहिए और ये संविधान सभा किसके आधार पर बननी चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर बननी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शाबाश। अब भाई साहब चलते हैं अपन आगे। ये तो बात थी अपने भारतीयों की। अब भारतीयों के बाद में मुद्दा था अंग्रेजों का। भाई अंग्रेज हैं, उन्होंने अपने भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया, सुनिएगा। अंग्रेजों ने सबसे पहले, यानी मैं यूं कहूं, आपने नाम सुना होगा एक अगस्त प्रस्ताव का, नाम सुना है, अगस्त क्रांति अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है। यानी आप यूं समझ सकते हैं 1940 के अंदर, 1940 में अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव का नाम क्या था, अगस्त प्रस्ताव। ध्यान देंगे अब यहां मेरी बात के ऊपर आप, अगस्त प्रस्ताव में किया क्या जाता है, क्या विशेष मुद्दा था अगस्त प्रस्ताव में, ये सुनिएगा। यानी सबसे पहले, अब यहां से प्रश्न बनेगा आपके लिए, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के लिए संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया, तो आप कहेंगे अगस्त प्रस्ताव में। कब लाया गया था, 1940 में। और इस समय भारत के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। यानी प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया, अगस्त प्रस्ताव के अंदर एक बात कही कि हाँ, भारतीय लोगों को संविधान सभा बनाने का हक है और उनको संविधान सभा के लिए बिल्कुल छूट है। लेकिन ये बात गोलमोल बात थी, इसलिए इस बात को यहां कोई तवज्जो नहीं दी जाती।
अब इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड के ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा था, अमेरिका वगैरह दबाव डाल रहे थे, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध इस समय चल रहा था। तो इंग्लैंड सरकार ने, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते थे, अब चर्चिल के ऊपर लगातार दबाव था, यानी मैं लिख सकता हूं 1942 में तत्कालीन ब्रिटेन या तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा क्या किया जाता है, एक मिशन भारत में भेजा जाता है, और उस मिशन का नाम क्या था, तो साथियों याद रखेंगे, उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन है, ये भारत आता है। प्रश्न बनेगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो आप कहेंगे क्रिप्स मिशन भारत 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। इसे आप क्रिप्स मिशन भी कह सकते हैं और इसको आप क्रिप्स प्रस्ताव भी कह सकते हैं। ये किसके समय, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एलन जो चर्चिल था उसके समय मिशन भारत आता है। कब, 1942 में। जैसे ही क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आता है, इसने क्या दिया, इसने सिफारिश की, इसने सुझाव दिया कि भारतीयों की क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। यानी मैं यूं कह सकता हूं, इन्होंने संविधान सभा की बात रखी। किसकी बात रखी, संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, और संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव में कुछ खामियां थी। इन खामियों में पहला तो ये था कि यहां एक विशेष बात ये रखी गई कि अगर मुस्लिम लीग, क्योंकि चूंकि मुख्य पार्टी उस समय की मुस्लिम लीग थी, कि मुस्लिम लीग अगर ना चाहे तो इस संविधान सभा से अलग रह सकती है। इसका मतलब भारत को बांटने की साजिश तो थी, और मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि हमारे लिए हमारे प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग से संविधान सभा होनी चाहिए, इसलिए उसने भी बहिष्कार किया और कांग्रेस ने भी बहिष्कार किया। हालांकि इन्होंने यहां कहा था कि ये संविधान सभा है, ये बनेगी और ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के आधार पर बनेगी, और भी बहुत सारी शर्तें थी। आपको सिर्फ इतना जान लेना है कि संविधान सभा का प्रस्ताव रखा जाता है किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा। कब की बातें हैं, 1942 की बातें हैं। लेकिन इसे क्या कर दिया जाता है, इसे, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। और गांधी जी ने तो इसे कहा था, गांधी जी ने तो इसे क्या कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। यानी मैं लिख सकता हूं, गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, और ऐसा चेक जिसका बैंक है ये क्या हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। प्रश्न आ सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक की या फिर उत्तर तिथि, यानी जिसकी तिथि बिल्कुल निकल चुकी है, ऐसे चेक की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आप कहेंगे क्रिप्स प्रस्ताव को दी जाती है, क्रिप्स मिशन को दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, महात्मा गांधी जी के द्वारा दी जाती है। फिर आगे चलकर 1945 में आपको याद होगा एक वेवेल योजना भी आती है, लेकिन इस वेवेल योजना का कोई ज्यादा साक लेना देना है नहीं। अब 1946 के अंदर, अब 1946 में जो मिशन आएगा, इस मिशन को नाम दिया जाता है कैबिनेट मिशन। क्या नाम दिया जाता है भाई साहब, कैबिनेट मिशन नाम दिया जाता है। तो 40 में कौन सा प्रस्ताव, तो याद रखेंगे अगस्त प्रस्ताव। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब देखिएगा कहानी आगे क्या होती है, किस प्रकार से चलती है। यानी आप यूं समझिएगा 1946 के अंदर, 1946 में कौन सा मिशन भारत में आ रहा है, तो याद रखेंगे 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन है, ये भारत के अंदर आएगा। 1946 में कौन सा मिशन भारत में आया, कैबिनेट मिशन। क्या बातें थी कैबिनेट मिशन की, वो समझिएगा। कब आता है भाई साहब, 1946। क्या 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बदल चुके थे क्या, बिल्कुल बदल चुके थे, और उन्हीं का यह मानना था कि बिल्कुल भारत को आजाद करना चाहिए और भारत के लिए अलग से संविधान सभा होनी चाहिए, और वो जैसा चाहते हैं वैसी ही होनी चाहिए। यानी यहां पर अब लेबर पार्टी की सरकार बनती है। ध्यान रखेंगे 1946 में अब जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्यारे साथियों कौन हो जाते हैं, तो याद रखेंगे इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे, वो थे एटली। कौन थे, एटली। यानी जो लेबर पार्टी से थे, ये ब्रिटेन के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही
एक मिशन भारत भेजा और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन नाम था? कैबिनेट मिशन। प्रश्न बनेगा कैबिनेट मिशन कब आया? तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन भारत में आता है मार्च 1946 के अंदर। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? मार्च 1946 में। और अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है? अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है? तो साथियों याद रखेंगे रिपोर्ट पेश की जाती है मई 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे 3 सदस्य? एक थे पैट्रिक लॉरेंस, एक कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एक थे पैथिक लॉरेंस। इसके बाद में एक कौन थे? एक थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। और एक थे एस क्रिप्स यानी स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्यों का एक आयोग था और इसी आयोग को क्या नाम दिया जाता है? इसी मिशन को क्या नाम दिया जाता है? कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के आधार पर ध्यान देंगे मेरी बात पर, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की मई 1946 में और इस कैबिनेट मिशन के आधार पर यानी मैं लिख सकता हूं इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में क्या होते हैं साथियों? इसी आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। इसी आधार पर संविधान सभा के लिए क्या होते हैं? संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। कौन से मिशन के आधार पर? तो याद रखिएगा कैबिनेट जो मिशन था, इस कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के लिए क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। चलो ठीक बात है, मान गए आपकी बात। अब ये संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे ये किस प्रकार से हुए थे, किस प्रकार इनका वर्गीकरण था, अब वो देखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, पहला प्रश्न तो ये बनेगा ये चुनाव कितने सदस्यों के लिए हुए थे? यानी कहने का मतलब संविधान सभा कितने सदस्यों के लिए बननी थी? तो याद रखेंगे ये 389 सदस्यों की संविधान सभा बननी थी। कितने सदस्यों की भाई साहब? तो याद रखेंगे 389। अब 389 में किस प्रकार से होंगे याद रखेंगे, यानी मैं यहां लिख देता हूं अलग अलग 389 में आपको याद रखना है 292 प्लस में 4, ये तो थे ब्रिटिश भारत से। 292 प्लस में 4 ये कहां से थे? तो याद रखेंगे ब्रिटिश भारत से। और बचे हुए जितने सदस्य थे वो कहां से थे? देसी रियासतों से। तो देसी रियासतों से कितने सदस्य थे? तो याद रखेंगे 93 सदस्य कहां से थे? देसी रियासतों से। यानी मैं यहां लिख देता हूं देसी रियासतों से। कहां से भाई साहब? देसी रियासतों से, दिखाई दे रहा होगा शायद, देसी रियासतों से 93। और ये जो थे ये दोनों के दोनों ब्रिटिश भारत से थे। कहां से थे? ब्रिटिश भारत से। अब ब्रिटिश भारत का मतलब क्या समझे? ये तो थे प्रांतों से, ये कहां से थे? ये तो थे ब्रिटिश प्रांतों से। और बात करें 4 सदस्यों की, ये जो आपके चीफ सीट क्षेत्र थे यहां से थे। ये कहां से थे? चीफ सीट क्षेत्रों से, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश में, सीधा लिख देता हूं समझ जाएंगे। यानी ये 4 सदस्य कहां से थे? ये थे केंद्र शासित क्षेत्र से या फिर केंद्र शासित प्रदेश से। 4 प्लस में 292, यानी आपसे ये पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। 296 का मतलब 292 प्लस में 4, और बाकी 93 सदस्य कहां से थे? तो आप कहेंगे ये 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। अब जरा गौर करना, प्रश्न बन सकता है, कैसे बनेगा प्रश्न? कि संविधान सभा के लिए ये जो सदस्य थे इनमें अपन कहें इन 296 सदस्यों का इनका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। इनका क्या हुआ था भाई साहब? निर्वाचन। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष हुआ था, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां आप लोग थोड़ा सा मात खा ही जाएंगे। साथियों गौर करना,
संविधान सभा के लिए जो 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे, इन निर्वाचित सदस्यों में आपको इतना याद रखना है, ये निर्वाचन प्रत्यक्ष ना होके कैसा हुआ था, तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष हुआ था। जबकि बात करें मित्रों, देशी रियासतों से जो लोग थे, ये क्या थे, ये मनोनीत थे, यानी देशी रियासतों से जो लोग आए थे, इनका क्या हुआ था, मनोनयन हुआ था। किस आधार पे, कितनी जनसंख्या पे एक व्यक्ति को चुना जाना था, तो साथियों याद रखेंगे, यानी प्रतिनिधित्व जो था, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं। प्रतिनिधित्व जो था वो 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने लाख की जनसंख्या पर भाई साहब, तो याद रखेंगे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का आना निश्चित था। यानी 10 लाख की जनसंख्या पे कितने सदस्य आएंगे, एक सदस्य आएगा। कितने लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य, एक। टोटल कितने आने हैं, 389 सदस्य। 292 सीधा ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कहां से, केंद्र शासित प्रदेशों से। अब आपके मन में प्रश्न बनेगा कि केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, तो साथियों गौर करना, इस समय जो केंद्र शासित प्रदेश थे, इनमें आपको याद रखना है ABCD। ABCD का मतलब अजमेर था, B से बलूचिस्तान था, C से कुर्ग था और D से दिल्ली था। ये 4 चीफ क्षेत्र थे, बोले तो केंद्र शासित प्रदेश थे। बाकी 93 देशी रियासतों से थे। देशी रियासतों में आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा, यानी यहां मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक जो सदस्य थे, ये सर्वाधिक सदस्य देशी रियासतों में कहां से आते हैं, तो साथियों याद रखेंगे, मैसूर से आते हैं। अब इनके लिए ये जो चुनाव था, ये कब संपन्न होता है, जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। शाबाश, वेरी गुड, शानदार, है ना। फटाफट से एक बार शेयर और कर दीजिएगा क्लास को, ताकि सभी लोगों तक अपनी बातें हैं, अपनी मुहिम है, सब पढ़े सब बढ़े, ये पहुंच सके। शाबाश, वेरी गुड। अब भाई साहब आगे चलेंगे अपन, यानी अपन ने चर्चा की कि किस प्रकार से मामला चलता है ना। अब अपन ने बात कर ली भाई, टोटल कितने सदस्य चुन के आए संविधान सभा में, 389 सदस्य। ये 389 सदस्य चुन के आए, और इनके लिए चुनाव कब हुए, इनके लिए चुनाव कब हुए, तो याद रखेंगे, इनके लिए चुनाव होते हैं जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त कब की बात कर रहे हैं भाई साहब, 1946 की बात कर रहे हैं। अभी मैंने कहा था चुनाव होते कैसे हैं, तो अभी आपको बताया चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुए थे। चुनाव कैसे हुए थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, इसका मतलब डायरेक्ट जनता ने वोट नहीं डाले थे, बिल्कुल डायरेक्ट जनता ने वोट नहीं डाले। यहां पर वोट किसने डाले थे, यहां पर जो प्रांतीय विधानमंडल था, याद रखेंगे मेरी बात को, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के जो सदस्य थे, निम्न सदन के सदस्य, निम्न सदस्य नहीं, निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया, वोट डाला गया। चलो ठीक बात है। अब निम्न सदन के सदस्यों ने वोट डाला, तो निर्वाचन की पद्धति कैसी थी, साथियों ये विशेष प्रश्न है, छोटे छोटे, तो याद रखेंगे, निर्वाचन की जो पद्धति थी वो थी आनुपातिक। निर्वाचन की पद्धति थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसके द्वारा क्या हुए चुनाव। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब कि जो 3 समुदाय थे उस समय, एक तो सामान्य के बाद में एक मुस्लिम, और मुस्लिम के बाद में एक बात करते हैं अपन आपका सिख। क्या इनके लिए सीटें आरक्षित थी क्या, बिल्कुल सामान्य के लिए थी। मुस्लिम संप्रदाय के लिए कितनी सीटें इस समय आरक्षित थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग ने जीती हैं, मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए 78 सीटें आरक्षित थी, जबकि सिख संप्रदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी भाई साहब, 4 सीटें, और जो शेष बच गई वो सामान्य के लिए थी। उसके बाद हुए चुनाव, और चुनाव में नतीजा क्या निकला वो देखिएगा।
यानी अपन ने कहा कि चुनाव जुलाई अगस्त में हुए, किस प्रकार हुए, अप्रत्यक्ष हुए। अप्रत्यक्ष में किसने वोट डाले, प्रांत के विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों ने। और पद्धति कौन सी थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात आई तो यहां एक बात ये भी आप नोट कर लेना कि 10 लाख की जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पर भाई साहब, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव यहां होना था। अब अगली बात देखिएगा, अगली बात यह आएगी कि अब चुनाव हो गए, चुनाव के अंदर परिणाम क्या रहा, चुनाव में परिणाम क्या रहा। कांग्रेस जो थी इसको मिलती हैं 208 सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, 208 सीटें मिलती हैं, मतलब इसके समर्थित उम्मीदवार और साथ में खुद कांग्रेस, टोटल मिला के कितनी सीटें, 208। इसके बाद प्रश्न बनेगा कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती हैं, तो साथियों याद रखना 73 सीटें। निर्दलीय लोग कितने जीत के आते हैं, 8 निर्दलीय, और जो अन्य दल थे इन अन्य दलों से कितने व्यक्ति आते हैं, 7 आते हैं। तो याद रखना आपको, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 208, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, 73, निर्दलीय कितने थे, 8 थे, अन्य दलों से कितने आए, 7। अब क्या इतने बड़े इस संविधान सभा के माहौल में दो बड़े नेता थे, एक थे महात्मा गांधी और एक थे जिन्ना, क्या इन दोनों ने संविधान सभा में भाग लिया, बिल्कुल नहीं लिया, इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। हालांकि अगर बात करें अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इन्होंने जो आज बांग्लादेश है वहां की सीट से चुनाव लड़ा और वो अपने जैसे ही विभाजन हुआ उसके बाद वो चला गया बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था वहां, इसलिए भीमराव अंबेडकर साहब को वापस से आपका महाराष्ट्र से सीट खाली करवा के और चुनाव लड़वाया जाता है। उसी प्रकार बात करें कि संविधान सभा से त्याग पत्र किसने दिया, जयप्रकाश नारायण थे, तेज बहादुर सप्रू थे, उन्होंने फिर संविधान सभा से त्याग पत्र भी दे दिया था। जैसे चुनाव हुए मुस्लिम लीग को जितनी अपेक्षा थी उतना रिजल्ट मिला नहीं, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, कहा कि हम तो संविधान सभा का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं, यानी अंगूर नहीं मिले तो क्या है, खट्टे हैं, हम संविधान सभा को नहीं रखने वाले। ऐसा किसने कह दिया भाई साहब, ऐसा कह दिया मुस्लिम लीग ने। ये हो गए चुनाव संपन्न। चुनावों में अब आपको 2 प्रश्न दे रहा हूं, राजस्थान से संविधान सभा में कितने मेंबर थे, राजस्थान से संविधान सभा में कितने मेंबर थे, और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, और मुस्लिम महिला कौन सी थी। चलो मुस्लिम महिला का नाम मैं बताता हूं, एजाज रसूल थी, यह मुस्लिम महिला थी। अब कितनी तो महिलाएं थी, कितने राजस्थान से सदस्य थे, ये आपको बताना है। बाकी आगे की प्रक्रिया क्या रहती है, किस प्रकार 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 11 को होती है, 13 को होती है, और आगे अपने संविधान की यात्रा चलती है, उसकी बात करेंगे अपन कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।